मुझसे ना बहुत लोग ये पूछते हैं कि आखिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो अनुसूचित जाति है, उन्हें सरकार रिजर्वेशन क्यों देती है। और आज के वीडियो में मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाली हूँ, एकदम सरल और बहुत आसान लैंग्वेज में, कि आप खुद भी समझ सकते हो और आप दूसरों को भी अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो। तो हे एवरीबॉडी, मैं हूं निधि और आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि आखिर जो अनुसूचित जाति है जो भारत में पाई जाती है, जो बेसिकली पहाड़ों और जो जंगलों में रहती है, उन्हें सरकार क्यों देती है रिजर्वेशन, क्यों, क्या है एक्चुअल में इसके पीछे की जो भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, आज के टाइम पर भी क्या जो एसटीज है, जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं, क्या उन्हें रिजर्वेशन की एक्चुअल में जरूरत है या नहीं जरूरत है। और गाइस, आज के टाइम पर ऐसे बहुत सारे शेड्यूल्ड ट्राइब हैं जो काफी ज्यादा प्रिविलेज हैं, तो क्या सरकार को उन्हें भी रिजर्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। और गाइस, आई बेट यू वीडियो के एंड तक ना आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चले बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि आखिर हम किन लोगों को शेड्यूल्ड ट्राइब मानते हैं, मतलब क्या ऐसी क्राइटेरिया है, किस मतलब कैसे हम उनको समझ सकते हैं कि ये लोग शेड्यूल्ड ट्राइब हैं। तो चलिए पहले उसे समझ लेते हैं। तो गाइस, शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जाति जो हिस्टोरिकली एक ज्योग्राफिकली आइसोलेटेड एरियाज में ही पाई जाती थी, जैसे जंगल हो गए, पहाड़ हो गए या कोई रिमोट एरियाज हो गया। और साथ में ऐसे लोग जिनकी खुद की अपनी अलग कल्चर होते हैं, उनके खुद के अपने अलग लैंग्वेज है, अपने ट्रेडिशन है। और गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया ये होता है कि ये जो लोग होते हैं ना, वो हमेशा से जो मेन लाइन सोसाइटी है, कहीं ना कहीं उनसे काफी ज्यादा हमें डिफरेंट देखने को मिलती है, उनसे हम काफी ज्यादा उससे अलग पाए जाते हैं। और अगर मैं आपको थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की बात बताऊं तो इनके बारे में ना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 में दिया गया है, वहीं पर बेसिकली उनकी डेफिनेशन दी गई है। और प्रेसिडेंट कोई भी ट्राइब्स को नोटिफाई करते हैं एज अ शेड्यूल्ड ट्राइब, कि मतलब ये लोगों को आज के बाद से शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिला जाएगा। ये जो चीज है ना कहीं ये प्रेसिडेंट ही डिसाइड करते हैं, प्रेसिडेंट के अलावा इसे कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है। तो कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, अगर आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये ट्राइब्स वाला जो टॉपिक होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है गाइस। तो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ना ये जो टॉपिक है ना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको थोड़ा आराम से देखना और थोड़ा ध्यान से देखना। तो देखो, मैंने आपको ये बताया कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब की डेफिनेशन है ना वो एक्चुअल में आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 में दी गई है। लेकिन गाइस, आर्टिकल 342 पावर देता है प्रेसिडेंट को कि वो किसी भी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दे सकते हैं। तो मतलब यहाँ पर हमने बेसिकली दो आर्टिकल की बात की, एक थी आर्टिकल 366 सब क्लॉज 25 और एक था आर्टिकल 342। पर आपको भी लगता होगा कि आखिर इन्हें ही क्यों शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया गया है, इन्हें ही क्यों रिजर्वेशन मिलता है। तो देखो गाइस, एक्चुअल में ना इनके साथ हिस्टोरिकली काफी बुरा हुआ है बाय ब्रिटिश। एक्चुअली में ब्रिटिश आने के पहले भी कहीं ना कहीं इन लोगों के साथ इंडियंस ने ही काफी बुरी चीजें की, लेकिन जब भारत में ब्रिटिश एरा आया ना उस टाइम पर भी एक चीजें और ज्यादा बढ़ गई। ब्रिटिशर्स इन्हें क्रिमिनल बुलाते थे, इनके लिए एक अलग आइसोलेटेड एरिया रखा करते थे, इन्हें एक्सक्लूडेड एरिया में रखा करते थे। जैसे गाइस, मैंने ना रिसेंटली अभी एक वीडियो बनाई है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, वहां पर मैंने बताया कि आखिर क्यों उन्हें एक्सक्लूडेड एरिया में रखा गया था। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी अब तक तो मैं उसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, एक बार जाके आप वहां पर चेकआउट कर लीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब भारत में ब्रिटिश एरा आया ना उस टाइम पर जो ये लोग थे, कहीं ना कहीं जो ये शेड्यूल्ड ट्राइब, जो ये जनजाति थे, जो अनुसूचित जनजाति थे ना, उन्हें ब्रिटिशर्स ने अनसिविलाइज और क्रिमिनल तक डिक्लेयर कर दिया था। और बस इतना नहीं गाइस, जैसे बाकी लोगों को कहीं ना कहीं हेल्थ केयर, एजुकेशन, जॉब्स में राइट्स मिलते थे ना, इन्हें ये सारी चीजें नहीं मिली है। कहने का मतलब ये है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग थे, जो अनुसूचित जाति थे ना, जाति के जो लोग थे बेसिकली, उन्हें ना ही एजुकेशन मिला, ना ही जॉब में फैसिलिटीज मिली, ना ही हेल्थ केयर में फैसिलिटीज मिली। तो कहीं ना कहीं जो एक बेसिक राइट्स था इंसान का, वो भी इनसे ये वंचित रह चुके थे। गाइस, आपको पता ही होगा कि भारत ना बहुत सारी चीजें ब्रिटिश एरा के टाइम से कंटिन्यू करते आ रहा है, और जब इंडिया को 1947 में आजादी मिली उस टाइम के बाद से ही ये जो बेसिक चीजें थी ना शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को तब भी नहीं मिली। ना ही अच्छी रोड मिली, ना ही कहीं अच्छी एजुकेशन मिली, ना ही हेल्थ केयर मिली, ना ही कहीं नौकरी मिली। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो इनके पास वो बेसिक राइट्स नहीं थे जो नॉर्मल इंडियंस को मिल रहे थे। और इसी वजह से सरकार ने ये सोचा कि जो इतनी सारी चीजें इनके साथ गलत हुई हैं, कहीं ना कहीं इन्हें अपवर्ड करने के लिए, कहीं ना कहीं इन्हें अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट को इनके लिए कुछ अच्छा करना चाहिए, और इसीलिए रिजर्वेशन लाया गया और इसीलिए आज तक इन्हें रिजर्वेशन मिलता है। मतलब कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये लगता है कि जो भी इनके साथ गलत चीजें हुई है उनको कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा, देखो आप उसको सॉल्व तो नहीं कर सकते हो, जो भी चीजें इन्होंने झेला है हम उसको नहीं, ना ही हम उसको बता सकते हैं, ना ही हम उसको खुद सह सकते हैं। गवर्नमेंट ने इस चीज को, थोड़ी सी चीजों को बेटर करने के लिए
रिजर्वेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया और इसी वजह से एसटीज यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब है ना, उन्हें रिजर्वेशन के दायरे में रखा गया। तो शायद आपको ये समझ में आ रही होगी कि आखिर जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उन्हें रिजर्वेशन क्यों मिलता है। तो ये इसकी कुछ हिस्टोरिकली है, कुछ हिस्टोरिकली हिस्ट्री है, जो बैकग्राउंड है, आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा इन पूरे टॉपिक के बारे में। देखो गाइस, आज के टाइम पर हम रिजर्वेशन को गलत बोलते हैं ना, क्योंकि आज के टाइम पर रिजर्वेशन का मिसयूज होने लगा है। लेकिन जब सरकार ने, जब गवर्नमेंट ने इस चीज को लेकर आया था ना, तो एक्चुअल में गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें सोची नहीं थी। उस टाइम पर कुछ 3-4 बहुत बेसिक मतलब थे रिजर्वेशन के, जो सिर्फ कहीं ना कहीं जो लोग पीछे रह गए ना, उनको आगे लाने के लिए सरकार ने रिजर्वेशन लेके आया था। जैसे कि सोशल इनइक्वालिटी, आप सबको पता था कि उस टाइम पर भी जो मेन जो लोग थे और जो शेड्यूल्ड ट्राइब या जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग थे ना, वो कहीं ना कहीं मेन इंडिया से कहीं ना कहीं पीछे थे, उन्हें बहुत सारे राइट्स नहीं मिल रहे थे। तो गवर्नमेंट का मेन मकसद ये था कि इन्हें कुछ हम रिजर्वेशन दे दे, ताकि ये भी जो नॉर्मल इंडियंस है, जो नॉर्मल लोग हैं, उनके साइड बाय साइड चल सके। वो अलग बात है कि आज के टाइम पर गाइस इस रिजर्वेशन का बहुत गलत उपयोग किया जाता है। आप सबने सुना ही होगा, जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, कितनी सारी गलत चीजों रिजर्वेशन में। आपने सुना होगा यूपीएससी के बारे में, वहां पर लोग अपने गलत चीजों का, अपने गलत रिजर्वेशन का कितना मिसयूज करते हैं। तो आज के टाइम पर कहीं ना कहीं रिजर्वेशन गलत हो रहा है, लेकिन उस टाइम पर जब रिजर्वेशन एक्चुअल में सही मतलब से दिया गया था, उस टाइम पर गवर्नमेंट का वो मोटिव नहीं था जो आज के टाइम पर वो चीजें बन चुकी है। गवर्नमेंट का मकसद ही था कि जो सोशल इनइक्वालिटी है देश में, भारत में जो भी सोशल इनइक्वालिटी है, उसे कहीं ना कहीं खत्म करना, नॉर्मल लोगों को और जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोग हैं जिन्हें राइट्स नहीं मिलती, उनको इकट्ठा लाना, उनको एक ही रेस में रखना, ना कोई आगे ना कोई पीछे, सब इकट्ठा चल रहे हैं। तो पहला था इनका गाइस सोशल इनइक्वालिटी। दूसरा था गाइस इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, जहां इन गवर्नमेंट को ये लगता था कि जो लोग हैं, जो शेड्यूल्ड ट्राइब, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, अगर हम उन्हें जॉब्स में, एजुकेशन में कहीं ना कहीं रिजर्वेशन देंगे, तो वो भी अपने लिए एक अच्छा लाइवलीहुड, वो भी अपने लिए एक अच्छा जिंदगी का जो कहीं ना कहीं एक अपलिफ्टमेंट होता है गाइस, वो बेटर तरीके से कर सकेंगे। और देश के साथ और जो नॉर्मल लोग हैं और जो और इंडियंस हैं, जो नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं, जो ऑलरेडी एक अच्छे पद पर थे, उनसे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इसके अलावा गवर्नमेंट का एक और मकसद था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। आज के टाइम पर आप सबको पता ही होगा, हमारी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है द्रौपदी मुर्मू जी, वो खुद एक शेड्यूल्ड ट्राइब है। मतलब सोचो कि हम आज कितने आगे बढ़ चुके हैं कि हमारी देश की जो प्रेसिडेंट है गाइस, वो ऑलरेडी शेड्यूल्ड ट्राइब है। लेकिन उस टाइम पर चीजें बहुत अलग थी। तो शायद जो आज हो रहा है ना, गवर्नमेंट ने वो सारी चीजें उस टाइम पर सोची थी कि कहीं ना कहीं अगर हमें कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो जो आज सारी चीजें हो रही हैं डिसीजन मेकिंग में, ये सारे लोग जो कहीं ना कहीं पीछे अब छूट चुके हैं, ये सारे लोग आगे आकर जो हम लोगों के लिए लॉस बना रहे हैं, जो रूल्स बना रहे हैं, वो इनमें भी शामिल हो सके। और गाइस इन सबके अलावा जो गवर्नमेंट है ना, वो ट्राइब्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल तक में उन्हें कहीं ना कहीं डाला है। अगर आपने सुना होगा शेड्यूल 5 के बारे में, शेड्यूल 6 के बारे में, मैंने इसके ऊपर बहुत सारी डिटेल वीडियोस बनाई है। आप चेकआउट करना, आपको रिसेंटली मिल जाएगी वीडियो, आप मेरे जाके चैनल में विजिट करना, मैं लिंक भी डाल दूंगी शेड्यूल 6 की मैंने जो भी वीडियोस बनाई है, तो आप एक बार वहां देख लेना। शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 के बारे में अगर हम सिंपल से डिस्कस करेंगे तो शेड्यूल 5 जो है, वो कहीं ना कहीं मेनलैंड इंडिया में जो ट्राइबल एरियाज रहते हैं, वो उनकी प्रोटेक्शन के बारे में बात करता है। और जो शेड्यूल 6 है, वो नॉर्थ ईस्ट के जो 4 राज्य हैं, जो 4 स्टेट हैं, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा, इन चारों में जो भी ट्राइबल एरियाज रहते हैं ना, कहीं ना कहीं उनके लिए एक ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाने की स्थापना करती है, उन्हें मतलब कहीं ना कहीं पावर देती है। आपने सुना होगा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी एंग्लोन टेरिटोरियल काउंसिल, ठीक है। तो जो कहीं ना कहीं जो काउंसिल है ना, वो एक्चुअल में शेड्यूल 6 से बन रही है। और इसके अलावा क्या है, शेड्यूल 5 में हमें ऐसे कोई एडीसी यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल देखने को नहीं मिलते हैं। और अगर मैं इनके अलावा भी कुछ बात करूं, तो गवर्नमेंट ने और भी बहुत सारे स्कीम्स निकाले हैं, बहुत सारी चीजें और की हैं। तो चलिए एक एक करके हम उसको भी समझ लेते हैं। गाइस अगर मैं आपको कुछ ट्राइब्स के बारे में कुछ लॉज बताऊं ना, तो आपने शायद सुना होगा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ये बेसिकली ये बोलता है कि जो फॉरेस्ट लैंड है, कहीं ना कहीं उसमें ट्राइबल का भी बहुत बड़ा हक है, उनका भी बहुत बड़ा अधिकार है। दूसरा है पेसा एक्ट 1996। और गाइस फिर बहुत लोग बोलते हैं जैसे ओबीसी में कहीं ना कहीं हमें एक क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है ना, पर हमें वो शेड्यूल ट्राइब में देखने को क्यों नहीं मिलता? हम क्यों ऐसा नहीं बोलते कि शेड्यूल ट्राइब में जो भी क्रीमी लेयर यानी जो बहुत प्रिविलेज लोग हैं, जो बहुत एजुकेटेड लोग हैं, जिनकी इनकम अच्छी खासी है, जो अपना लाइवलीहुड कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से जी रहे हैं,
उन्हें क्रीमी लेयर में क्यों नहीं जोड़ा जाता जैसे हम ओबीसी में करते हैं? क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि जो रिच शेड्यूल्ड ट्राइब्स है ना, उन्हें भी कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेशन फेस करने को मिलता है। उन्हें भी ऐसा देखा जाता है कहीं ना कहीं वो अमीर होने के बाद, एक प्रिविलेज्ड एरिया में होने के बाद भी उन्हें जो भेदभाव है, जो डिस्क्रिमिनेशन है ना, वो उन्हें फेस करना पड़ रहा है। और इसीलिए सरकार जो ओबीसी में क्रीमी लेयर लेके आई थी ना, वो एसटीज में नहीं ला पाई। आप मुझे कमेंट से बताना है कि क्या गवर्नमेंट को शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस में, शेड्यूल्ड ट्राइब में भी क्या क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो लेकर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? प्लीज मुझे कमेंट्स में अपने व्यूज बताइएगा। तो एंड में गाइस हमें ये क्वेश्चन समझ में आता है कि क्या रिजर्वेशन इनके लिए एक सही चीज है कि नहीं? देखो, सबसे पहली बात तो गाइस ये है कि हम इन पर कोई एहसान नहीं कर रिजर्वेशन करके, ये इनके लिए है। हमने जो इतने सालों से जो ये इनजस्टिस झेलते आए हैं, गवर्नमेंट इनके लिए थोड़ी इनकी हेल्प कर रही है, बस। इसके अलावा मुझे नहीं लगता रिजर्वेशन में कुछ बुराई है। बट यस, मुझे बिल्कुल लगता है कि जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब है, जो भी शेड्यूल्ड कास्ट एक प्रिविलेज लेवल पे आ चुकी है, उन्हें कहीं ना कहीं उस चीजों को छोड़ना चाहिए, और जो उस चीजों को नहीं पा रहे उन्हें रखना चाहिए। तो बस गाइस, आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आप मुझे अपने व्यूज बताइएगा कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में। आप कौन से शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो, आप कहां से बिलोंग करते हो? प्लीज मुझे अपने जो व्यूज है वो कमेंट से बताइए। बस मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइस, टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।